सॉल्व हम सिंपली ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उन्हें आप किरचॉफ लॉ के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम इन लॉ को पढ़ लेते हैं। इसके 2 लॉज है। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, और दूसरे लॉ को किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, किरचॉफ करंट लॉ और दूसरे को किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पर बता रखा है। देखो किरचॉफ करंट लॉ, ये इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, नोड लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका इसको लूप लॉ भी बोलते हैं या मैश लॉ। ठीक है, लूप माने क्या होता है, जो आप इनिशियल जहाँ से स्टार्ट होगी लास्ट में वहीं पर एंडिंग पॉइंट उसका वहीं पर होगा, उसको लूप लॉ बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, और इसका जो ये है आपका, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड लॉ है। ठीक है, इसको प्रिंसिपल इसका क्या है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें जो चार्ज है वो क्या होता है, कंजर्व रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको थोड़ा सा जो यहाँ पर डेफिनेशन है इसमें समझाऊंगा। और इसमें क्या होता है, ये इसका जो प्रिंसिपल बोलता है ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसे भी हम इसके जब लॉज पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ देखिए किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ ये फर्स्ट लॉ है। इसमें ये बोलता क्या है, ये बोलता है आपका कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन और अ नोड इज जीरो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जितने भी जंक्शन पर आने वाली जितनी भी करंट है उनका जो सम होता है, उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक है, ये बोलता है फर्स्ट लॉ। यानी सपोज दैट करंट, अगर ये कोई जंक्शन है, ये जंक्शन है और यहाँ से करंट सपोज I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, और इस दूसरी ओर से क्या है ये इसको मान लेते हैं I4 मानते हैं, इसको I5 मानते हैं, और ये बाहर को जा रही है। ठीक है, ये इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, या इसको I3 मान लो। ठीक है, मतलब ये बोलता है I1 I2 I3। ठीक है, ये इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि किसी जंक्शन पर आने वाली करंट, ठीक है, I1 I2 I3 जितनी करंट आएगी उनका जो सम होगा वो क्या होगा, जाने वाले करंट के इक्वल होगा। ठीक है, यानी I5 I4 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 विच इज़ इक्वल टू I5 प्लस I5 होगा। ठीक है, I4 होगा। ठीक है, मतलब जितनी करंट आएगी जंक्शन पर उतनी करंट क्या होगी, वापस जाएगी। ठीक है, ये बोलता है करंट, ये जो लॉ है वो हमें ये बताता है कि जितनी भी करंट जंक्शन पर आएगी उतनी ही अमाउंट में करंट वापस जाएगी। मतलब कुछ भी ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही करंट को यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कहीं करंट लेके आ सकते हैं, ना ही किसी करंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है ना। तो चार्ज ऑब्वियसली क्या होगा, जब करंट फ्लो कर रही होगी इस वायर में, तो ऑब्वियसली इसमें चार्ज भी फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, तो चार्ज क्या होगा, ना ही हम उसको कहीं पर क्रिएट कर सकते हैं, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है, चार्ज के कंजर्वेशन पर काम करता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ था। आपको ज़्यादा समझ में, जब हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ज़्यादा समझ में वहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिलहाल आप लॉ समझ में आ गया होगा आपको कि जंक्शन पर आने वाली था जंक्शन से जाने वाली करंट का जो सम होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो पहला लॉ एक बोलता है। दूसरा लॉ आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये क्या है आपका, इट स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल द EMF एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्लोज लूप इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो स्टूडेंट जो क्लोज लूप है, ठीक, क्लोज लूप का मतलब क्या है ना कि सपोज आप, ये आपके पास क्या है, बैटरीज लेके, ठीक है, बैटरी लेके हैं और आप एक बैटरी है रेजिस्टेंस भी जोड़ा है। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ये आप यहाँ से घूम के ये वापस आके जब ये वापस आओगे, ठीक है, तो क्या होगा कि सारे पोटेंशियल का जो सम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। तो ऑब्वियसली जीरो होगा स्टूडेंट। आप पहले क्या कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, चलना स्टार्ट करो, और वापस आने के बाद इसी पॉइंट पर जब आप वापस आ जाते हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये लॉज क्या बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन अ क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, क्लोज लूप में जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो ये देखो समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितना भी आप सम करोगे पोटेंशियलों का, उनका जो सब सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, और इसे बोलते हैं ये जो प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो सेकंड लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से मतलब है, यहाँ पर देखिए आपने पढ़ रखा है ना कि चेंज इन डेल्टा V इज इक्वल टू डैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था आपका, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका, सपोज एक V1 है
से V2, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या करो, आप उस चार्ज को पहले यहाँ से घुमा के उसे उसी पॉइंट पर लेके आ रहे हो, तो V1 और V2 क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। ये V1 और V2 की वैल्यू जीरो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ W/Q, तो चार्ज तो जीरो नहीं होगा, तो वर्क क्या होगा, तो जीरो जाएगा, ठीक है। चार्ज तो जीरो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए W को जीरो के इक्वल लेंगे। नहीं, वर्क ही क्या है, एनर्जी होती है। तो चेंज इन वर्क या चेंज इन जो एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, दूसरे लॉ को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा लॉ को एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको प्रिंसिपल एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए केवीएल का जो सेकंड लॉ है किस पर बेस्ड है, और इस यहाँ पर इसको फर्स्ट को भी बोलते हैं कि जो एनर्जी जो केवीएल का जो केसीएल का जो फर्स्ट लॉ है किस पर बेस्ड है, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा चार्ज पर बेस्ड है, और दूसरा तुम्हारे पास एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट था आपका किरचॉफ लॉ। तो स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा यहाँ पर अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या करना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उस करने से पहले कुछ इन पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। फॉर किरचॉफ लॉ आपको करना क्या है, आपको देखो पहले तो चार्ज को मतलब करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, सपोज करंट अगर यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है, ये करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये इस नोड पर, ठीक है, इस नोड पर ये टू पार्ट्स में टूट जाएगी, यानी एक करंट क्या होगा I1, एक करंट I2 होगा, ठीक है। आगे जाके अगर कहीं पर दूसरा नोड मिल रहा है यहाँ पर ये, और यहाँ से वापस आना है आपको, तो ये तो यहाँ पर क्या होगा, इस नोड पर क्या होगा, इस नोड पर होगा I1 + I2, और उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, वापस हो जाएगी इसकी वैल्यू I1 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ I क्या था, पहले दो भागों में टूटा I1 I2, फिर ये नोड पर आया, नोड पर आने के बाद I1 + I2, ये यहाँ से I2 आया, यहाँ से I1 आया, दोनों मिलकर अगेन I1 करंट वापस आ जाएगी, ठीक है। यानी जितनी करंट गई है उतनी करंट वापस आनी चाहिए, ठीक है ना। आप इसको कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस I को, ठीक है। वो आपकी मतलब आपके अकॉर्डिंग आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। I मत लिखो यहाँ पर, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो I को अगर I यहाँ सपोज I1 मानता, ठीक है, यहाँ I1 करंट जा रहा है, तो यहाँ कितना जा सकता है, यहाँ I - I1, ये भी तो हो सकता है ना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने क्या किया, I लिखा, I का एक पार्ट I1 यहाँ गया, तो यहाँ कितना जाएगा, I में से I1 घट जाएगा, ठीक है। I में से I1 घट जाएगा और ये वाली करंट यहाँ फ्लो करेगी, और आगे देखना फिर जब जोड़ेंगे इसके साथ तो ऑब्वियसली फिर I मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट आपको आना चाहिए। उसके बाद आपका चूजिंग अ क्लोज लूप, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको क्लोज लूप आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पर जैसे एक कोई भी लूप है ना, जैसे सपोज दैट ये है, मैं आपको इसमें एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आपके पास ये आपका एक कोई सर्किट है, तो सर्किट में आप क्लोज लूप किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोज लूप। ये एक क्लोज लूप ये आ गया, ठीक है, इसे क्लोज लूप बोलेंगे। इसका नाम क्या होगा, EDCBE। क्लोज लूप लिखने का तरीका ऐसे होगा, आपने ई से स्टार्ट कर रहे हो तो E D फिर C फिर B अगेन लास्ट में E भी आएगा, ठीक है। तो ये क्लोज लूप चूज करने का तरीका होगा। 1 2 3 4 5, मतलब जहाँ से जा रहे हो आप उसी पॉइंट को लिखोगे, उसको लिखोगे क्लोज लूप है, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। क्लोज लूप आपने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द लूप। अब डायरेक्शन ऑफ द लूप आपका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आपके या तो देखो अगर यहाँ पर मैं इसमें ही बताता हूँ, देखो इसने क्या कर रखा है, इसने ये क्लॉकवाइज ले रखा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रखी है, और यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रखी है। अब इसका फ़ायदा आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो ये इसने क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसे करके ऐसे घुमा दो वापस, आप इसको भी वापस घुमा दो, या एक को एंटी क्लॉकवाइज कर दो या एक को क्लॉकवाइज कर दो, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप लोग, दोनों को क्लॉकवाइज, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो डायरेक्शन सेट करते हैं इससे, ठीक। उसके बाद है चूज बोथ ऑफ, यही लिखा आपने इसने। फिर अगला है आपका पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन। ओके स्टूडेंट्स, आपको V की वैल्यू, ठीक है, V की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है, V की वैल्यू कब नॉट नेगेटिव लेनी है, इसके लिए देखिए क्या करना आपको। देखिए स्टूडेंट, जब आप नेगेटिव टर्मिनल से अगर आपका देखो ये पॉजिटिव, ठीक है, अब मैं इसमें आपको फिर और यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसने क्या कर रखा है, ये ऐसे घुमा रखा है लूप, ठीक है, लूप घुमाने का मतलब इसने नीचे को ऐसे कर रखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसने प्लस से माइनस की ओर आ रहा है। देखो प्लस से जब भी माइनस की ओर आएगा तो 6 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 6 लेंगे, ठीक है। हालांकि इसने ऐसे सॉल्व, देखो यहाँ पर इसने कर रखा है ना, 6 को माइनस ले रखा है। क्यों ले रखा है, क्योंकि प्लस से माइनस यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है पर, ठीक है। हमारा जो एरो था उस एरो को देखेंगे हम लोग, एरो को जब ऐसे नीचे को आएंगे तो एरो में देखेंगे, और एरो को देखने के बाद यहाँ से सेट करेंगे, प्लस से माइनस में आ रहा है
अगर प्लस से माइनस में आएगा तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और दूसरा केस है तुम्हारे पास, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने लूप, इसने लूप ऐसे घुमाया तो ऐसे चलते, देखो ऐसे करके, ठीक है। इसका ये एरो का ऊपर कोई डायरेक्शन। अब देखो, अब जो एरो है और यहाँ पोटेंशियल क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी वोल्टेज बढ़ रहा है ना, नेगेटिव से धीरे धीरे प्लस की ओर जा रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्लस 12 क्या लिया होगा, प्लस का लिया होगा। तो यहाँ पर देखो इसमें 12 क्या लिखा है, प्लस का। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल गेन होगा, या उसको पॉजिटिव साइन लिखेंगे पोटेंशियल का। और दूसरी बात है हमारा, जब भी हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखो प्लस से माइनस जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप, और डेल्टा वी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। बस इतनी चीज़ आपको याद रखना है। अब बाकी ये चीज़ मैं आपको वहीं पर समझाऊंगा, या चलो इसमें समझाता हूँ। देखो अगर आपका एरो की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल निकालना पड़ता है ना, तो वी इंटू आई, ठीक है, वी इंटू आई। देखो सेम डायरेक्शन है तो वी इंटू आई को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, जब आपने जो डायरेक्शन चूज कर रखी है उसके अपोज में करंट की डायरेक्शन आ गई तो आप यहाँ पे वी आई इंटू आर को नेगेटिव लोगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, समझ में आएंगे बात। अब इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस से आपको ये इसकी हैबिट पड़ जाएगी। बाकी मैं एक न्यूमेरिकल आपको समझाता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स। देखो एक न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इसको उसने अपनी मेथड से कर रखा है, हम इसको अपनी मेथड कर। देखो इसने क्या कर रखा है, इसने मान रखा है यहाँ पर, इसने आई, देखो इसने, मैंने कहा था ना आपको, आई को आप तोड़ भी सकते हो। ये आई यहाँ गई, एक I1 यहाँ भेज दे, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ये टोटल में से घट जाएगा ना, तभी ये वाली करंट यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। और ये वाली करंट यहाँ फ्लो करके वापस यहाँ पर आएगी, और यहाँ से I1 जाएगी और यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। दोनों मिलके क्या होगा, अगेन आई करंट फिर इस लूप में आ जाएगी, ठीक है। अब इसने I1 कर रखा है, तो मैं इससे ना करके अपने सिंपल मेथड से करते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल का मतलब करंट को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो यहाँ से करंट मैंने I मानी, ठीक, और यहाँ मैंने I1 भेज दिया, तो रिमेनिंग पार्ट एक दूसरा करंट और क्या होगा, देखो I यहाँ गए तो मैंने इसको I2 बोल दिया, ठीक है। नहीं इसका ही पार्ट होगा ये, मैंने इसको I2 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप बुक की मेथड से कर सकते हो। मैंने इसको I बोल दिया, इसको I2 बोल दिया, ठीक है। यहाँ से I2 फ्लो करा, यहाँ पर आया होगा, और यहाँ से भी I1 आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। दोनों I1 और I2 यहाँ पर मिले, और यहाँ से कितना आया, आई करंट वापस कितनी आई, आई करंट वापस आ गया, ठीक है। बस ये समझ में आ गया ना, लूप समझ में आ गया होगा। बाकी सब चीज़ जो एज इट इज़ है वैसी का वैसी है, ठीक है। देखो मैं भी, देखो स्टूडेंट में जो लूप है, आप भी एक काम करो कि लूप की जो डायरेक्शन है सेम करा करो, ज़्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं होता इसमें, ठीक है। तो मैं देखो मैं लूप की डायरेक्शन सेम कर रहा हूँ। देखो यहाँ भी मैंने क्या कर रखा है, क्लॉकवाइज घुमा रखा है, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज घुमा रखा है, दोनों मैं सेम करके करता हूँ। तो आप भी कोशिश करो कि सेम करके करो, तो ज़्यादा साइन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो जो भी मतलब चाहे आप ऐसे घुमा रहे हो तो इसको भी ऐसे घुमा दिया करो, ठीक है। अगर ऐसे घुमाना है तो ऐसे घुमाओ, ऐसे करके घुमा रहे, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज घुमाओ, ठीक है। तो आपको जो है सुविधा मिलती है, बाकी आंसर सेम आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। देखो अब मैं एक लूप ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला लूप ले रहा हूँ, ये नीचे का, ऊपर वाले पार्ट को भूल जाओ, मैं ये नीचे का लूप ले रहा हूँ, बस खाली ये ऊपर ये नीचे वाला ले रहा हूँ। नीचे वाला का मतलब PRQP सॉरी, यहाँ से PQRP ऐसे करके लिया, ठीक है। एक ऐसे लूप ले लिया। अप्लाइंग किरचॉफ लॉ KVL, वोल्टेज लॉ लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज का मतलब ये भी वोल्टेज देगा I इंटू आर, ये भी वोल्टेज बन जाएगा, I इंटू आर, ये भी वोल्टेज बन जाएगा। तो वोल्टेज सम ऑफ ऑल वोल्टेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज एट पॉइंट, क्या बोलता है वो, समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जीरो होता है ना, यानी ये तो आता है KVL, टोटल वोल्टेज का समेशन होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये सेकंड लॉ है। तो मैं यहाँ पर वोल्टेज लॉ को अप्लाई कर रहा हूँ। देखो कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से। तो इसको तो भूल जाना, ठीक है, पहले इसको करना। देखो ये डायरेक्शन है मेरी, ऐसे वापस जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो देखो फर्स्ट से देखो यहाँ, तो ये जब सेम डायरेक्शन ना, करंट भी सेम डायरेक्शन में, मेरी डायरेक्शन में, और 60 तो है ही है, ठीक है। तो ये वोल्टेज 60 × I लिख दिया मैंने यहाँ पर। दूसरी बात, मैं यहाँ आगे जा रहा हूँ, फिर ये करें मेरी डायरेक्शन ये है, देखो ये लूप के अकॉर्डिंग देखो ना, ऐसे करके ये आगे को जा रहा है, ठीक है। तो जब देखो करंट की डायरेक्शन सेम है, 20 भी सेम है, फिर से पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। 20 I1, ये I1 करंट जा रही है तो 20 × I1, ठीक है। दूसरा आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज को लिख दो 4, क्योंकि वोल्टेज लो तो वोल्टेज के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। ओके, दूसरा, अब दूसरा लूप लेना है वाला, देखो PSRP, ठीक है। ये लूप सेकंड है, अप्लाई KVL लूप, ठीक है। फिर से देखो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे देखो ये, अच्छा यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, ये नीचे को आ गया मैं, लेकिन करंट तो फ्लो यहाँ कर रही है, ठीक है। तो यहाँ 20 × I1 आए, सॉरी यहाँ 20, ये देखो ना, ये मैं नीचे को जा रहा हूँ लेकिन करंट क्या आ रही है,
ऊपर को जा रही है, तो 20 ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन अपोज आ गया। मेरा जो लूप है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लूप मैंने जो लूप बनाया उसके अपोजिट बना दिया, तो इसलिए क्या होगा 20 माइनस का 20 I1, देखो माइनस का 20 I1 लिख दिया, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो देखो यहाँ पर I2 और 200 देखो सेम डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में और मेरा लूप भी इसी डायरेक्शन में, तो ये आएगा 200 I2, ठीक है। 200 I2 प्लस का और ये दूसरा माइनस का। और यहाँ पर देखो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल क्या है, V इक्वल देखो बड़े वाले मतलब प्लस वाले में से माइनस में आ जाते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है ना, यहाँ पर घट रही ना पोटेंशियल। प्लस से माइनस, मैंने कहा था ना आपको कि जब भी हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो अगर पोटेंशियल मतलब प्लस से नेगेटिव में जाएगा तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा घटेगा, मतलब ड्रॉप होगा, तो माइनस का 5 वोल्ट, माइनस का 5 वोल्ट। यहाँ पर 4 कैसे किया था, देखो 4 कैसे हुआ था, ये देखो यहाँ से जब मैं आगे को आ रहा हूँ तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का आया, ठीक है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर I है, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर दूसरे वाले में I2 है, यहाँ पर I1 है, ठीक है। ये अब मैं एलिमिनेशन मेथड भी लगाऊँ तो यहाँ पर तो सेम है ही नहीं, यहाँ पर I है, I1, I2 और I1, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ से देखो I को मैं हटा सकता हूँ, मैं इस I को, इस I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो इस I की जगह यहाँ पर देखो I इक्वल टू I1 प्लस I2, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस I को हटा, क्योंकि मेरे को एलिमिनेशन मेथड से कैसे भी मेरे को I1 और I2 की वैल्यू निकालनी ना, तो मेरे को पहले ये I तो हटाना पड़ेगा। तो इस I को हटा कैसे कह सकता हूँ, इस कैसे हटा सकता हूँ, मेरे को अगर इनके I के बीच में कोई रिलेशन पता हो I और I2 के साथ में, तो मैं इसको I को हटा सकता हूँ। तो मैं इसको I को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे देखो एट R जंक्शन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे को R पर क्या मिला था, जो I है उसकी वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 है, तो बस तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन एंड वी गेट, देखो I1 प्लस I2 रखा प्लस 20I1 इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। 60I1 प्लस 60I2 प्लस 20I1 इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर कुछ सॉल्व कर रहे हैं, 60I1 और ये होके ये दोनों ऐड होके 80I1 आ गया प्लस 60I2 इज इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन ये आ गई। और जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है मेरे को, दूसरी इक्वेशन ये है ना, तो इसको मैं I1 के टर्म में इसको मैं आगे लिखता हूँ, क्या ताकि मेरे को सॉल्व करने में आसानी पड़े, ठीक है। 20I1 को आगे लिख दिया मैंने, 20I1 को आगे लिख दिया, बाकी 200 प्लस का था तो पीछे रखना, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 20। क्यों लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को सॉल्व करना था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद I1 और I2 को एडजस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर जोड़ दिया इसको, नहीं आई बात समझ में। मैंने क्या कर रखा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि मेरे को ये लाना है। देखो एलिमिनेशन मेथड आपको आती है 10th के स्टूडेंट्स, 10th में पढ़ा हमने, तो क्या है 80I1 प्लस ये तो हमारी इक्वेशन थर्ड होगी, और ये इक्वेशन मैंने क्या कर रखा है, इस दूसरी इक्वेशन को चेंज कर रखा है, ठीक है। I1 को इसके आगे लिख दिया और I2 को I2 वाले को पीछे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ 5 रख दिया। अब मेरे को क्या करना था, यहाँ से 20 हटाने, मतलब ये 80 हटाना है, तो कैसे हटाऊंगा, इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 80 बन जा रहा है, देखो 80 बन गया, 4 से मल्टीप्लाई करके 800 बन गया, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके 20 बन गया। ये माइनस का था तो माइनस रहेगा, ठीक है। बाकी आपका ये माइनस का था तो ये माइनस का, ठीक है। अब ये 80 कैसे हटेगा, जब इनको जोड़ूंगा मैं, जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा और ये घटेगा, तो 800 में 60 दूंगे, 860 I2 इज इक्वल टू माइनस का 16, ठीक। तो I2 इज इक्वल टू माइनस का 16 अपॉन दिस, तो ये I2 निकल गया, ठीक है। I2 की वैल्यू इतनी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला है I1 निकालना। तो I2 की जो वैल्यू है उसको आप कहाँ रख दो, I2 की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, देखो I2 की वैल्यू मैं कहीं पर रख दूँ, I1 निकालना है मेरे को, तो I1 की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख के सॉल्व कर दो। इसने कहाँ रखा है, हाँ इसमें रखा, ठीक है। तो I2 की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर दो तो I1 निकल जाएगा, यही तो कर रखा है। देखो I2 की जगह मैंने क्या रखा, माइनस का 16 अपॉन 860 माइनस का 20I1 इज इक्वल टू माइनस का 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ बच रहा है आपका, स्टूडेंट यहाँ बच रहा था तुम्हारा 160 अपॉन 43 माइनस का, तो वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो 160 अपॉन 43 और माइनस का 5 यहीं पर है, ठीक है, ये आ गया। और बाकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस का 20I1, ठीक। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करके मेरे को मिल रहा है 55 अपॉन 43 माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और इस 20 को मैंने भेज दिया इसके नीचे, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू 55 अपॉन 43 इंटू 20 इज इक्वल टू 11 अपॉन 43 इंटू 4, ठीक। और यहाँ से जो I1 निकल रहा है वो 11 अपॉन 172 आ गया, ठीक है। यानी I1 का मतलब ये I1 इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी कर रही है, वो कर रही है आपकी 11 अपॉन 174, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनका इतना आंसर आ रहा है स्टूडेंट। देखिए I1 की जो वैल्यू आ रही है, I1 कहाँ मान रखा है इन्होंने, I1 इन्होंने इस ब्रांच में मान रखी, ठीक है। इस ब्रांच में जो करंट आ रही है इनकी कितनी आ रही है, I1 की वैल्यू आ रही है 0.064 एम्पियर, ठीक है, यानी 11 अपॉन 172, और वही हमारे कितना आ रहा है 11 अपॉन 172।
तो उसने ये I1 था और हमने I2 भी निकाल दिया, ठीक है, I2, जबकि उन्होंने I2 शायद नहीं निकाल रखा ना। हाँ, इन्होंने I2 नहीं निकाल रखा, इसने ओनली I1 निकाल रखा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है NCERT का आपका क्वेश्चन है और इसमें I1 I2 पूछ रहा हूँ, इसमें ओनली I1 पूछ रहा है, ओनली उसने पूछ लिया P और R के बीच में कितनी करंट है, यहाँ पर पूछा ना उसने P और R के बीच में वो करंट निकालना था। तो इन्होंने क्या करा, सिंपली I1 को सॉल्व करके ये निकाल दिया, ठीक है, और I2 को रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप दोनों चीज़ निकाल सकते हो या आपको जो पूछा वो निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपली हम लोग यहाँ पर इक्वेशन में सॉल्व करते तो I1 की वैल्यू निकालते, यहीं पर खत्म हो जाता आंसर क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको पता चल गया कि फॉर्मेट कैसा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स था आपका किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। ये वैसे सिंपल न्यूमेरिकल था, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है वैसे सॉल्व करने में, क्योंकि ये माइनस और प्लस कभी ये लूप हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर सही तरीके से इसको चूज करना अगर आपने सीख लिया और डायरेक्शन सेट करना आ गया तो आपका ये आंसर सही आएगा, ठीक है। बाकी आपकी कैलकुलेशन नहीं होती इसमें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।